कहानी की शुरुआत में हम जनरल ली इंसी को देखते हैं। वो कह रहा था कि अगर उस पर्सन को हटाया नहीं गया तो जुनन सिटी कभी भी शांति से नहीं रह पाएगा। इतना कहकर वो अपना मास्क पहनता है। फिर हम जुनन सिटी की क्वीन को देखते हैं। उसका नाम चिंगजी है और वही हमारे ड्रामा की फीमेल लीड है। वो पिछले 3 सालों से राजगद्दी पर बैठी है और उसने इन 3 सालों में प्राइम मिनिस्टर और ग्रैंड ट्यूटर की पावर को काफ़ी अच्छे से हैंडल करके रखा है। वो कहती है कि ये दोनों तो कम थे, अब तीसरा ली इंसी भी आने वाला है, मुझे उसे भी संभालना पड़ेगा। एक गार्ड पैसे गिन रहा था तो ली इंसी उसे मारकर कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई डिफेंस मैप को चुराने की। लेकिन जब वो उसे चेक करता है तो उस गार्ड के पास डिफेंस मैप नहीं था। वो देखता है कि एक बंदा मैप को लेकर भाग रहा है तो वो उसके पीछे जाता है। उस बंदे का सामना रास्ते में चिंगजी से हो जाता है। चिंगजी ने अभी अपना चेहरा ढका हुआ था। वो उस लड़की से फ्लर्ट करने लगती है कि क्या तुम मेरे साथ सोना चाहते हो। वो लड़का कहता है कि दूर हटो और रास्ता दो। चिंगजी कहती है कि यह तो बिल्कुल मेरी टाइप का है। वो अपने असिस्टेंट फेरान से कहती है कि जल्दी से इस लड़के को मेरे लिए पकड़ो। लेकिन वो लड़का तो चिंगजी का चेहरा ही रिवील कर देता है। उसे देखकर सभी लोग कहने लगते हैं कि क्वीन आई है, क्वीन आई है। चिंगजी सभी लोगों से भागकर अपने कैरेज की तरफ जाती है जहां पर फेरन ने उस लड़के को पहले से ही कैरेज के अंदर भेज दिया था। तभी ही ली इंसी वहां पर आता है एंड चिंगजी को बड़े स्टाइल से कैरेज से नीचे उतारता है एंड फिर कैरेज को लेकर भाग जाता है। चिंगजी कहती है कि इसकी इतनी हिम्मत कि इसने मेरे आदमी को किडनैप कर लिया, ये है कौन। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो बंदा ली इंसी से कह रहा था कि जनरल तुम चाहे मुझे कितना भी टॉर्चर कर लो लेकिन मैं तुम्हें डिफेंस मैप के बारे में कुछ भी नहीं बताने वाला। ली इंसी गार्ड को ऑर्डर देता है कि जाओ इसे जेल में डाल दो। फिर वो अपनी असिस्टेंट शियांग से कहता है कि आजकल ये बंदा जिस किसी से भी मिल रहा था उन सभी लोगों से पूछताछ करो। चिंगजी अपने कॉन्क्यूबाइन लड़कों के साथ नाच गाना देख रही थी। फेरन जो है वो सिर्फ उसका असिस्टेंट ही नहीं लेकिन उसका कंसर्ट भी है। फेरन उसे पूछता है कि वो मास्क वाला लड़का आखिर में था कौन। तो चिंगजी उसे जनरल का सील दिखाते हुए कहती है कि जब वो मुझे नीचे उतार रहा था तभी ही मैंने उसकी पॉकेट से ये चुरा लिया। ली इंसी वापस आ गया है और आती ही सीधा उसने मेरे स्पाई को पकड़ लिया। क्या वो मुझसे बदला लेना चाहता है। तभी ही वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर आते हैं। वो कहते हैं कि ली इंसी सिटी में एंटर हो गया लेकिन जरा तुम्हें देखो, तुम तो यहाँ पर लड़कों के साथ मजे कर रही हो। वो इन लड़कों से कहते हैं कि गेट आउट। सभी के जाने के बाद वो कहते हैं कि ली इंसी 3 सालों से सरहद पर रहता आ रहा है और उसने इन 3 सालों में 1.5 लाख जितने सैनिक अपनी तरफ कर लिए हैं। अब वो यहाँ पर तुम्हारी राजगद्दी को हासिल करने के लिए आ रहा है। चिंगजी कहती है कि ली इंसी मुझे मारकर थ्रोन हासिल करना चाहता है। ऐसी बात है तो आपको तो मेरी मदद करनी चाहिए ना। तो प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि हमें कोई वायलेंट कदम उठाना पड़ेगा। चिंगजी सोचती है कि ये बुढ़ा तो मेरे ही हाथों को खून से रंगना चाहता है ताकि वो बाद में मुझ पर इल्जाम लगा सके एंड राजगद्दी उसे मिल जाए। वो प्राइम मिनिस्टर को अपना खंजर देते हुए कहती है कि मैं इसमें भला क्या कर सकती हूँ, आपको ही ये सब कुछ करना होगा। प्राइम मिनिस्टर के जाने के बाद फेरान कहता है कि आप तो प्राइम मिनिस्टर और ली इंसी की फाइट कराना चाहती है ताकि बाद में आपको ही फायदा हो। वो कहती है कि हाँ। फिर वो सोचती है कि ये सभी लोग मेरे थ्रोन के पीछे पड़े हैं, मैं भी देखती हूँ कि ये लोग क्या कर पाते हैं। अगले सीन में फेरान पूछता है कि आखिर में इस ली इंसी का क्या मामला है। तो चिंगजी कहती है कि 3 साल पहले जब मेरे फादर की मौत हुई थी तब पड़ोसी देश ने हम पर हमला कर दिया था। प्राइम मिनिस्टर ने मुझसे कहा कि मैं ली इंसी को फोर्स करूं कि वो सरहद पर युद्ध लड़ने के लिए जाए। मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। तब ली इंसी ने मुझसे कहा था कि मैं जब 3 सालों के बाद वापस आऊँगा तो आपको मेरी एक विश पूरी करनी होगी। मैं इन 3 सालों में यही सोचती रही कि जब ली इंसी वापस आएगा तो उसकी आखिर में क्या विश होगी। तभी ही वहाँ पर ली इंसी आता है। उसे देखकर चिंगजी डर जाती है एंड कहती है कि ये अभी तक जिंदा है, क्या ये मुझे मारने आया है। वो गिरने वाली थी लेकिन ली इंसी उसे बचा लेता है। वो कहती है
कि अभी तक तुम क्या मरे नहीं? लेकिन वो बात को बदलते हुए कहती है कि मेरा मतलब है कि तुम्हें देखे हुए काफी टाइम हो गया। लिंजी कहता है कि आप मुझे देखने के लिए मरी जा रही थी या फिर मुझे ही मारने का प्लान बना रही थी, क्योंकि मेरे सिटी में एंटर होते ही कुछ असैसिन्स ने मुझ पर हमला कर दिया। जब मैंने उनसे पूछा तो उन लोगों ने बताया कि इस खंजर के मालिक ने हमें ऑर्डर दिया था। इसी खंजर का मालिक मुझे मारना चाहता है, तो आप इस बात की अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करना। चिंगजी ये सुनकर थोड़ी शॉक हो जाती है, लेकिन अपने आप को कंट्रोल करते हुए कहती है कि तुमने अच्छा किया है, तो मैं तुम्हें बदले में कुछ देना चाहती हूँ। वो कहता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने आपसे 3 साल पहले एक विश को मांगा था, तो आज आप मेरी वही विश को पूरा करिए। मैं आपका हस्बैंड बनना चाहता हूँ। वो कहती है कि क्या हस्बैंड? फेरान कहता है कि क्या आप उसे हरम में शामिल करने वाली है? चिंगजी कहती है कि अगर लिंजी की शादी मुझसे हुई तो वो तो फिर किंग बन जाएगा। अगर ऐसे में वो मुझे मार देता है तो फिर राजगद्दी उसे मिल जाएगी, क्योंकि वो किंग है। वो तो परफेक्ट प्लानिंग करके आया है। फेरान कहता है कि मैं पॉइजन में एक्सपर्ट हूँ, अगर आप कहो तो मैं उसे जहर देकर टपका डालता हूँ। वो कहती है कि नहीं नहीं, मैं उससे शादी करूंगी। आगे फेरान चाहता है ग्रैंड ट्यूटर से मिलने के लिए। ग्रैंड ट्यूटर उसे कहते हैं कि लिंजी को क्वीन से दूर रखना होगा। इतना कहकर वो फेरान को एक जहर की बोतल देते हैं। यहाँ चिंगजी शादी के कपड़ों को लेकर लिंजी के पास गई थी। उसने इन कपड़ों में जहरीली सुइयों को छुपाया था। लिंजी जल्दी से इस बात को नोटिस कर लेता है, इसीलिए वो उससे दूर होता है। इन सुइयां चिंगजी को ही लग जाती है। लिंजी उसे कहता है कि आप इस शादी को लेकर इतना ज्यादा एक्साइटेड मत होइए, इसकी कोई जरूरत नहीं है। जहरीली सुई लगने के कारण चिंगजी कंटिन्यूसली हंसे जा रही थी। जब फेरान उसके पास आता है तो वो कहती है कि तुमने इसमें किस टाइप का जहर डाला था? तो वो कहता है कि हंसने वाला। शादी की सेरेमनी में लिंजी बस हंसता ही रहता एंड उसका सबके सामने पोपट हो जाता। वो कहती है कि गधे कहीं के, जल्दी से मुझे एंटीडोट दे। आगे इन दोनों की शादी बिल्कुल शांति और पूरे रिचुअल्स के साथ हो जाती है। वेडिंग नाइट के दिन पर फेरान लिंजी को वाइन सर्व करने के लिए आता है। उस वाइन को पीने के बाद वो बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर के बाद वहाँ पर चिंगजी आती है। वो देखती है कि यहाँ पर तो एक नोट चिपकाया हुआ है और उसमें लिखा था कि जनरल किडनैप हो गए। ये किडनैपिंग चिंगजी ने ही करवाई थी। जब चिंगजी के लोग लिंजी को लेकर जा रहे थे तो कोई तीसरा ही पर्सन आकर उसे उठाकर ले जाता है। अगले दिन चिंगजी काफी दुखड़ा रो रही थी कि मेरा पति तो सुहागरात के दिन ही किडनैप हो गया, अब मैं क्या करूं, उसे कहां ढूंढने जाऊं। प्राइम मिनिस्टर और ग्रैंड ट्यूटर दोनों ही उसके सामने खड़े थे। वो लोग कहते हैं कि फेरान भी कल रात से गायब है। चिंगजी ये सुनकर थोड़ा सरप्राइज होती है। ये दोनों तो आपस में ही झगड़ा करने लगे थे कि इस किडनैपिंग के पीछे तेरा ही हाथ होगा, तो दूसरा वाला कहता है कि नहीं, ऐसे कांड तो सिर्फ तू ही कर सकता है। चिंगजी सोच रही थी कि क्या मेरे अलावा भी और कोई किडनैपर होगा। थोड़ी देर के बाद ये दोनों ही झगड़ा करके वहाँ से चले जाते हैं। उन दोनों के जाने के बाद फेरान उसके पास आता है एंड कहता है कि योर मैजेस्टी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। चिंगजी कहती है कि तुम चुप रहो, अभी के लिए तुम्हारे ऊपर जनरल की किडनैपिंग का आरोप लगा है। फेरान कहता है कि ग्रैंड ट्यूटर ने मुझे जहर देते हुए कहा था कि मैं लिंजी को मार दूं, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, उसके दिए हुए जहर को यूज नहीं किया। चिंगजी कहती है कि तुमने अच्छा किया। वो कहता है कि मुझे पता था कि बाद में ये इल्जाम आप पर ही लगता, इसलिए मैंने अकेले ही खतरा उठाने की कोशिश की। मैं आपका वफादार हूँ, तो मैं आपको कभी धोखा नहीं दूंगा। थोड़ी देर के बाद वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर आकर कहते हैं कि वो किडनैपर्स पैसे मांग रहे हैं। तो वो सोचती है कि आखिर में ये नया किडनैपर है कौन। वो कहती है कि जितने भी पैसे मांग रहे हैं हम वो उसे देंगे। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि 10,000 गोल्डन टेल्स। ये सुनकर चिंगजी के पैरों से जमीन खिसक जाती है। वो कहती है कि इतने सारे पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी। वो प्राइम मिनिस्टर और ग्रैंड ट्यूटर से पैसे उधार मांगती है। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि ये सारे पैसे आपको खुद ही किडनैपर्स को देने के लिए जाना चाहिए। चिंगजी सोचती है कि ये बुढ़ा तो मुझे दलदल में फंसाना चाहता है और मेरे पास इस दलदल में फंसने के अलावा और कोई चारा भी तो नहीं है, लेकिन इन दोनों को ही मैं बाद में देख लूंगी। जब चिंगजी को पैसे मिल जाते हैं
तो वो उन पर रैशिश होने का एक पाउडर छिड़क देती है। फिर वो उन किडनैपर्स के पास जाती है। सामने से ली इंजी आता है तो वो सोचती है कि ये तो ली इंजी है। ली इंजी ने क्या अपने आप को ही किडनैप करा लिया? पता नहीं उसके दिमाग में चल क्या रहा है। वो उसके सामने पैसे फेंक कर कहती है कि अब ली इंजी को छोड़ दो। वो कहता है कि तुम्हें वो मिल जाएगा। चिंगजी कहती है कि अगर ली इंजी को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। ली इंजी उसे कहता है कि मुझे पता नहीं था कि तुम अपने पति से इतना ज्यादा प्यार करती हो। तो वो कहती है कि हाँ, वो हमारे स्टेट का हीरो है। ली इंजी जैसे ही पैसे लेने के लिए आगे बढ़ता है तो वो चिंगजी के बिछाए हुए ट्रैप में फंस जाता है। चिंगजी कहती है कि जरा मैं भी देखूं कि तुम कैसे दिखते हो। लेकिन तभी ही एक हमलावर चिंगजी पर हमला करने के लिए आ जाता है। ली इंजी कहता है कि तुम मुझे और भी ज्यादा पैसे दो तो मैं तुम्हारी जान को बचा सकता हूँ। चिंगजी कहती है कि भाड़ में जाओ तुम। वो हमलावर उसे मारने के लिए आ रहा था तो ली इंजी अपने आप को छुड़ाकर उस हमलावर की ऐसी की तैसी कर देता है। वो एक जनरल है, इसीलिए ये सब कुछ तो उसके बाएं हाथ का खेल है। लेकिन वो देखता है कि चिंगजी अपने ही बिछाए हुए जाल में फंस गई है। अगले सीन में ली इंजी नहा रहा था। चिंगजी को जब होश आता है तो वो चिल्लाने लगती है कि कोई बचाओ, लेकिन ली इंजी उसे कहता है कि चिल्लाना बेकार है, यहाँ पर तुम्हें बचाने के लिए कोई नहीं आने वाला। चिंगजी को उस पर गुस्सा आता है एंड वो उसे मारने के लिए जा रही थी, लेकिन ली इंजी उसकी आंखों को कवर कर लेता है ताकि वो उसका चेहरा ना देख पाए। ऐसे में ही ये दोनों काफी ज्यादा क्लोज आ जाते हैं। अगले सीन में चिंगजी कहती है कि तुम मुझे मारना चाहते हो तो जल्दी ये सब कुछ कर क्यों नहीं देते। ली इंजी कहता है कि मुझे जो चीज चाहिए वो मुझे जब तक नहीं मिलती तब तक मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। वो कहती है कि तुम्हें क्या चाहिए, पैसे या फिर मेरी बॉडी। वो कहता है कि तुम सपने देखना बंद करो। चिंगजी कहती है कि मुझे पता है कि तुमने ली इंजी को नहीं मारा होगा क्योंकि तुम दिखने से ही अच्छे इंसान लगते हो। ली इंजी के पास 1.5 लाख सैनिक है एंड अब तो वो जुनान सिटी का पावरफुल इंसान बन गया है। तो बताओ तुम किसकी साइड हो? मुझे पता है कि तुम्हें पहले से ही कोई कंट्रोल कर रहा है। वो प्राइम मिनिस्टर है, ग्रैंड ट्यूटर है या फिर खुद ली इंजी है। वो कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। ऐसा कहते हुए वो आगे बढ़ रहा था एंड उसका पैर फिसलता है एंड इन दोनों में एक्सीडेंटल किस हो जाती है। चिंगजी कहती है कि फिर हम दोनों शुरू कर देते हैं। ली इंजी उसे दूर होकर कहता है कि अगर तुमने कुछ भी बोला तो मैं तुम्हारी जबान को काट लूंगा। चिंगजी ली इंजी का मास्क निकालना चाहती थी ताकि वो उसे एक्सपोज कर सके, लेकिन ली इंजी तो पहले ही कमरे की लाइट को बुझा देता है। आगे वो चिंगजी को जाने देता है। चिंगजी जब महल की तरफ वापस लौटकर आ रही थी तो वो देखती है कि फेरन ने इन लोगों को बांध कर रखा है। वो प्राइम मिनिस्टर और ग्रैंड ट्यूटर से पूछती है कि ये सब कुछ क्या है। शियांग कहती है कि मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। उस दिन ली इंजी की जगह पर फेरन किडनैप हो गया था। जब हमलावर को पता लगा कि ये जनरल नहीं है इसलिए उसने फेरन को जाने दिया। चिंगजी पूछती है कि फिर ली इंजी को किडनैप किसने किया तो वो कहती है कि ग्रैंड ट्यूटर ने। उसने तो ली इंजी को मारने के लिए भी कुछ असैसिन्स को हायर किया था। वो ग्रैंड ट्यूटर के खिलाफ कुछ सबूत भी दिखाती है। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए क्वीन आप इस ग्रैंड ट्यूटर को सजा दे। ग्रैंड ट्यूटर कहते हैं कि योर मैजेस्टी मैं आपसे कितना लॉयल हूँ ये बात तो भगवान भी जानते हैं। चिंगजी कहती है कि फिर भी आपने गलत किया है। वो कहते हैं कि मैं समझ गया, मैं अभी के अभी अपनी पोजीशन से रिजाइन करता हूँ और अपने गांव चला जाता हूँ। वो कहती है कि नहीं, आपको जेल की सजा होगी। सजा सुनाने के बाद चिंगजी और बाकी सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। फेरन कहता है कि अरे कोई मुझे तो रिलीज कर दो। चिंगजी ली इंजी से मिलने के लिए गई थी। वो कहती है कि अच्छा है कि तुम सही सलामत वापस आ गए, लेकिन जरा देखो तो 2 दिन में तुम कितने पतले हो गए। वो बार बार उसे टच करने की ट्राई कर रही थी एंड ली इंजी उसे उतना ही दूर हो रहा था। इसी के साथ पार्ट नंबर 1 होता है यहीं पर ही खत्म। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।